नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे गौरी और आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। और ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर हर रंग की, हर तबके की कहानी सुनी जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा समर्पित शो है उन खबरों के लिए जो दिव्यांग समुदाय से जुड़ी हुई हैं। और इस शो के दौरान हम सारी खबरें कवर करते हैं जो आधारित होती हैं दिव्यांग जगत से जुड़ी नीतियों से, नई पहलों से। कुछ प्रेरक कहानियां भी हम इंक्लूड करते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको ऑथेंटिक जॉब अलर्ट्स भी सुनवा सके जो कि समय रहते आपके काम आ सके। और साथ ही साथ इस शो में हम कवर करते हैं DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास सफर। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस सुनकर। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों को निम्न मानक जीवन शब्द देने वाले विनियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर मांगा जवाब। दिव्यांग और एसिड अटैक सर्वाइवर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, KYC को लेकर होंगे बदलाव। GRH डॉक्टर द्वारा दिव्यांग महिला के साथ दुर्व्यवहार का आरोप, टैराडैक ने की कार्रवाई की मांग। सुनेंगे 3 बड़े बड़े इवेंट्स की घोषणा। सुनेंगे NFB जॉब अलर्ट्स। जिसे विधायक बनाया उसी ने तोड़ा रिश्ता, दिव्यांग पति ने कोर्ट में लगाई गुहार। PM मोदी से गरीब बच्चे की गुहार, कहा 17 करोड़ का इंजेक्शन लगवा दे सरकार। टैलेंट को सहानुभूति नहीं, प्लेटफॉर्म दीजिए। मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ वेस्ट जोन रीजनल ओलंपिक्स 2025। DPWD और अरबिंदो सोसाइटी के बीच हुआ नया MOU। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, खबर सुनते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से। यहाँ पर भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDAI स्वास्थ्य बीमा निगम स्वास्थ्य बीमा विनियम 2016 में दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता का वर्णन करने के लिए निम्न मानक जीवन शब्द के प्रयोग को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने जवाब मांगा है। विनियम 8B और 8C में ये अनिवार्य किया गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाए। विनियम के खंड B में कहा गया है कि नीति में न केवल मानक जीवन बल्कि निम्न मानक जीवन के लिए भी स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने से संबंधित दृष्टिकोण और पहलुओं को शामिल किया जाएगा। दोस्तों, जस्टिस लीसा गिल और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने भारत संघ, IRDAI, जीवन बीमा निगम, LIC, पंजाब सरकार और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया। आपको बता दें कि ये याचिका योगेश कपूर नामक एक दिव्यांग व्यक्ति द्वारा दायर की गई है जो 100% सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है। उन्होंने IRDAI स्वास्थ्य विनियम 2016 के विनियम 8C में दिव्यांग व्यक्ति के लिए प्रयुक्त शब्दावली निम्न स्तरीय जीवन को संशोधित करने के लिए निर्देश देने की मांग की, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दिव्यांग व्यक्तियों का उल्लेख करते समय विनियमों या अन्य दस्तावेजों में अस्वीकार्य शब्दावली का उपयोग न किया जाए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिव्यांगजनों और एसिड अटैक के पीड़ितों के लिए डिजिटल KYC दिशा निर्देशों में बदलाव का निर्देश देते हुए कहा कि डिजिटल पहुंच का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने कहा कि दृष्टिहीनता सहित दिव्यांगता वाले लोगों और तेजाब हमले के पीड़ितों के लिए डिजिटल KYC दिशा निर्देशों में बदलाव जरूरी है, क्योंकि KYC की प्रक्रिया पूरी करने की और बैंक खाते खोलने जैसी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने में वे असमर्थ हो सकते हैं। कोर्ट ने ऐसे लोगों की KYC प्रक्रिया को पूरा करने में असमर्थता पर गौर किया
जिसके लिए उन्हें ऐसे कार्य करने होते हैं जैसे कि अपना सिर हिलाना, चेहरे को सही स्थिति में रखना, और ये ऐसे कार्य हैं जिन्हें वे नहीं कर पाते। इसी के परिणाम स्वरूप दिव्यांगजनों को देरी का सामना करना पड़ता है। वे अपनी पहचान स्थापित करने, बैंक खाते खोलने, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बनाने या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में असमर्थ होते हैं। न्यायमूर्ति महादेव की पीठ ने कहा, डिजिटल पहुंच का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक आंतरिक घटक है। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक प्रावधान और कानूनी प्रावधान पीड़ित याचिकाकर्ताओं को डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया में पहुंच और उच्च सुविधा की मांग करने का वैधानिक अधिकार प्रदान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जरूरी है कि डिजिटल केवाईसी दिशा निर्देशों को एक्सेसिबिलिटी कोड के साथ संशोधित किया जाए। पीठ ने दिव्यांगजनों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि चूंकि स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सेवाएं तेजी से डिजिटल मंचों के माध्यम से उपलब्ध हो रही हैं, इसीलिए अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की व्याख्या तकनीकी वास्तविकताओं के प्रकाश में की जानी चाहिए। दोस्तों, अब शो में बारी है 3 बड़े इवेंट्स की घोषणा सुनने की। जी हाँ, आज के शो में हम 3 बड़े इवेंट्स की घोषणा सुनने वाले हैं। पहला है आरजे हंट 2025 कंडक्टेड बाय रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान आरजे हंट 2025, आपका माइक, आपकी कहानी। ये है रेडियो उड़ान का 5वां रोमांचक सीजन। आप कर सकते हैं अपना टैलेंट शोकेस। अगर आपके पास आवाज, जुनून और श्रोताओं को बांधे रखने की ताकत है तो रेडियो जॉकी बनने का ये सही मौका है। इस इवेंट का आगाज हो चुका है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन भी जा चुकी है और हमारे पास अब बहुत सी प्यारी एंट्रीज आ चुकी हैं। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस प्रोग्राम के दौरान, जहां हम चुनेंगे आने वाले आरजेस को। दोस्तों, आपको बता दें कि आरजे हंट के विनर्स को पुरस्कार राशि के साथ साथ इंटर्नशिप का अवसर भी मिलता है। प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 5,100 रुपए और तृतीय पुरस्कार 3,100 रुपए होता है। इसके साथ ही साथ सभी विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। इस प्रतियोगिता के सभी चरण इंटर्नशिप सहित पूरी तरह से ऑनलाइन आयोजित किए जाते हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि जरूर इस प्रोग्राम के प्रसारण के दौरान भी आप हमारे साथ बने रहें और इस प्रोग्राम का पूरा मजा लें। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की दूसरी घोषणा की तरफ। पहले सीजन की शानदार सफलता के बाद रेडियो उड़ान वापस आ गए हैं फैशन शो 2.0 मिस्टर एंड मिस विजनरी के साथ, अ पर्पल रनवे ऑफ ड्रीम्स। दोस्तों, क्या आप अपनी स्टाइल, आत्मविश्वास और प्रतिभा से दुनिया को चकाचौंध करने के लिए तैयार हैं? फैशन शो 2.0 दृष्टिहीन और कम दृष्टि वाले समुदाय के स्टाइलिश और आत्मविश्वासी लोगों को रैंप पर चलने और अपनी खूबी दिखाने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसमें 4 कैटेगरीज होती हैं: टोटली ब्लाइंड मेल, टोटली ब्लाइंड फीमेल, लो विजन मेल, लो विजन फीमेल। प्रत्येक श्रेणी में प्रथम विजेता को मिलते हैं 21,000 रुपए, उप विजेता पाते हैं 11,000 रुपए और साथ ही साथ सभी सहभागियों को मिलता है खूब मीडिया प्रचार और कम्युनिटी रिकॉग्निशन। लेकिन इसके लिए पात्रता मानदंड है। प्रतिभागियों को कानूनी रूप से दृष्टिबाधित होना चाहिए या गंभीर दृष्टिबाधित होना चाहिए, जिन्हें पूर्ण दृष्टिबाधितता या कम दृष्टिबाधित के रूप में वर्गीकृत किया गया हो। प्रतिभागियों के पास RPWD अधिनियम के अनुसार पूर्ण दृष्टिबाधित या कम दृष्टिबाधित के लिए वैध विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु 18 से लेकर 40 वर्ष तक सभी के लिए ये खुला है। विवाहित या अविवाहित कैंडिडेट्स के लिए, दृष्टिबाधित मानदंडों को पूरा करने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए ये खुला है। और अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपना आवेदन जमा करें। पहले कुछ राउंड्स ऑनलाइन होंगे और फाइनल राउंड होगा 1 मार्च 2026 को जयपुर में। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। दोस्तों, अगर आप इसमें पार्ट लेना चाहते हैं तो रेडियो उड़ान की वेबसाइट से आपको एक लिंक मिलेगी, जिसके माध्यम से आप एक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप लिंक के जरिए अपना फॉर्म अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो सभी सामग्री और विवरण आप भेज सकते हैं radioudan@gmail.com पर। दोस्तों, आज की तीसरी महत्वपूर्ण घोषणा है
इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट की। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2025 होने जा रहा है गोवा में। लेकिन कब? तारीख नोट कर लीजिए, 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक। इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और गवर्नमेंट ऑफ गोवा की तरफ से। ये फेस्ट उन सभी के लिए है जो डिसेबिलिटी को नहीं, एबिलिटी को देखते हैं। इसमें होगा आर्ट, म्यूजिक, वर्कशॉप्स, सुपर कूल परफॉर्मेंसेस और बहुत सारी बातें जो डायरेक्ट दिल से कनेक्ट करेंगी। आप चाहे कॉलेज में हो, सोशल कॉज से जुड़ना चाहते हो या बस एक ऐसे इंसान हो जो इंक्लूसिविटी में बिलीव करते हैं, तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट इज योर प्लेस। आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी बुकिंग्स फटाफट 9 से लेकर 12 अक्टूबर के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, प्रोग्राम में अब बारी है एनएफबी का जॉब अलर्ट सुनने की। एनएफबी की तरफ से आता हुआ आज का पहला जॉब अलर्ट है हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री, भारत सरकार, चेन्नई की ओर से। जी हाँ, हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चेन्नई की तरफ से 1850 जूनियर टेक्नीशियंस की भर्ती के लिए एलवी सहित दिव्यांगजनों के लिए 62 रिक्तियां आरक्षित की गई हैं। इच्छुक उम्मीदवार 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको जाना होगा oftr.formflix.org पर। याद रहे, oftr.formflix.org पर। बढ़ते हैं अगली जॉब अलर्ट की ओर। आईपीबीएस ने पूरे भारत में विभिन्न क्षेत्रों के लिए 5208 पदों की भर्ती के लिए वीआई के लिए 54 रिक्तियां आरक्षित की हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 21 जुलाई 2025 को है। इससे पहले आप अपना आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें www.ibps.in। ये अगली एनएफबी जॉब अलर्ट आती है एसएससी, एमटीएस और हवलदार के 1075 पदों पर भर्ती के लिए। ये अगली जॉब अलर्ट आती है एसएससी की तरफ से। यहाँ पर एमटीएस और हवलदार के 1075 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। सरकारी आदेश के अनुसार दिव्यांग जनों के लिए आरक्षण दिया गया है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 24 जुलाई। इससे पहले आप अपना आवेदन भेज सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आपको विजिट करना होगा ssc.gov.in पर। बढ़े चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ। आरआरबी ने 6238 टेक्नीशियंस की अपनी भर्ती में वीआई के लिए 50 रिक्तियां आरक्षित की हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 28 जुलाई 2025 है। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं oirms-ir.gov.in/rrbdv पर। नोट कर लीजिए oirms-ir.gov.in/rrbdv पर। दोस्तों, इसके पश्चात यूपीएससी ने 241 कानूनी अधिकारियों, वैज्ञानिक सहायकों आदि की भर्ती में, यानी कि यूपीएससी ने 241 लीगल ऑफिसर्स, साइंटिफिक असिस्टेंट्स एटसेट्रा पदों की भर्ती में 20 रिक्तियां दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित की हैं। दिव्यांगजन 17 जुलाई से पहले आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको विजिट करना होगा upsconline.gov.in पर। याद रहे, विजिट करें upsconline.gov.in। और अब सुनते हैं आज का आखिरी जॉब अलर्ट। ये आता है बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2500 स्थानीय बैंक अधिकारियों की भर्ती में, यानी कि लोकल बैंक ऑफिसर्स की भर्ती में 20 रिक्तियां आरक्षित की हैं, जो केवल दिव्यांगजनों के लिए होंगी। दिव्यांगजन इसके लिए 24 जुलाई से पहले आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको विजिट करना होगा www.bankofbaroda.co.in। याद रहे, www.bankofbaroda.co.in पर। दोस्तों, इन दिनों आप सोशल मीडिया पर जरूर रूबरू हो रहे होंगे एक वायरल वीडियो से, जिसमें कि एक छोटा सा 3-3.5 साल का बच्चा लेटकर बात करते हुए नजर आता है। ये बच्चा है डुग्गू।
जिसे ऑस्टियोग्नोसिस इम्परफेक्टा टाइप बी नामक एक रेयर डिसीज है। इसका इलाज भारत में नहीं हो सकता है। विदेश से 17 करोड़ के इंजेक्शन के बाद ही डुग्गू को जीवन दान मिल सकता है। दोस्तों, दरअसल बुलंदशहर का रहने वाला ये मासूम बच्चा एक ऐसी घातक बीमारी से जूझ रहा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मासूम डुग्गू ना तो चल सकता है, ना अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। डुग्गू के इलाज के लिए 17 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए। पीड़ित दलित परिवार ने पीएम मोदी से इसके बारे में गुहार भी लगाई है। दोस्तों, इन दिनों डुग्गू के बारे में चर्चा आपको फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम हर जगह पर दिखेगी। वैसे तो गरीबों का 5 लाख तक का इलाज सरकार आयुष्मान योजना के तहत करवाती है, लेकिन बड़े इलाज के लिए सीएम और पीएम राहत कोष से सांसद विधायक की पहल पर इलाज की सुविधा हो सकती है। मगर लाइलाज बीमारी का इलाज कैसे हो? 17 करोड़ के इंजेक्शन की व्यवस्था कैसे की जाए जिससे वो ठीक हो सके, खुद खड़ा हो सके, चल सके, अपने हाथ से पढ़ लिख सके। डुग्गू के दलित माता पिता ने पीएम मोदी से सीएम योगी से भी गुहार लगाई है कि उनके बेटे का इलाज करा दिया जाए। दरअसल बुलंदशहर जनपद के स्याना में रहने वाले ऑटो चालक आकाश गौतम के 2 बेटे हैं। छोटा बेटा डुग्गू 3 साल 10 महीने का है, जो एक घातक बीमारी ऑस्टियोग्नोसिस इम्परफेक्टा टाइप बी से जूझ रहा है। बताया जाता है कि इस बीमारी में बच्चों की हड्डियों का विकास नहीं होता है और इस बीमारी के चलते बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती है। इसलिए डुग्गू न तो बैठ सकता है और न ही खड़ा हो सकता है। हाथ पैर तो मानो जोड़ों से बस लटक रहे हों। मासूम डुग्गू मानसिक रूप से स्वस्थ प्रतीत होता है और सवालों को समझकर ठीक से जवाब देता है, मगर वो अपने बल पर खड़ा नहीं हो पाता। डुग्गू अपनी बीमारी के चलते स्कूल तो नहीं जा सकता, मगर उसे फिर भी देश के प्रधानमंत्री, यूपी के सीएम, संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और महिलाओं के शिक्षा की ज्योति जलाने वाली सावित्रीबाई फुले के नाम बखूबी याद है। इतना ही नहीं, मासूम डुग्गू ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है कि उसे भी ठीक करा दे सरकार, ताकि वो भी अपने बल पर खड़ा हो सके और अपनी शिक्षा खुद प्राप्त कर सके, जिससे आगे जाकर वो राष्ट्र की सेवा करेगा। डुग्गू के पिता ने बेटे के इलाज को टेस्टिंग करने के लिए अपना ऑटो तक बेच दिया है। अब परिवार के समक्ष डुग्गू के इलाज के साथ साथ रोटी का संकट भी आन खड़ा हो गया है। हालांकि वे रिक्शा चलाकर 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर लेते हैं, मगर बेटे के इलाज को लेकर निराश है। दोस्तों, आपको बता दें कि डुग्गू के माता पिता दोनों ही अशिक्षित हैं, लिहाजा दुनिया का कोई भी डॉक्टर ना तो डुग्गू की बीमारी के बारे में उन्हें बता सकता है और ना ही उनका इलाज उन्हें समझ में आ सकता है। हालांकि ऐसे कई लोग उन्हें मिले हैं जो दावा करते हैं कि डुग्गू का इलाज संभव है, मगर उसका खर्चा करोड़ों में है। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को
दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1,500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3,000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.390.org और साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगाते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हो। तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। Hello, welcome to iWay. Our new contact number is 8800004334. Please note that our toll-free number will be discontinued soon. Kindly reach out to us on a new number. iWay में आपका स्वागत है। अब से हमारा iWay का नया नंबर है 8800004334 यानी 8800004334। कुछ समय में हमारा टोल फ्री नंबर बंद हो जाएगा। कृपया हमारे नए नंबर पर ही संपर्क करें। धन्यवाद। ये है रोशनी का कारवां। एक दिन पिंकू ने इस प्रोग्राम को सुना और उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। जब पिंकू कुमार ने 12 साल की उम्र में स्मॉल पॉक्स की वजह से अपनी दृष्टि खो दी तो सब कुछ ठहर गया। वो 2 साल कोमा में रहे। उसके बाद उन्हें नहीं पता था आगे कैसे बढ़ें। फिर एक दिन उन्होंने रेडियो पर रोशनी का कारवां सुना, iWay का एक प्रोग्राम, और तभी से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। उन्होंने iWay से संपर्क किया। iWay ने उनकी पढ़ाई फिर से शुरू करने में मदद की, जहां उन्होंने ब्रेल सीखी, मोबिलिटी सीखी और धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ी। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। 10वीं क्लास में पिंकू ने बैंक अकाउंट खोलने की कोशिश की। उन्हें कई बार मना किया गया और कई बार तो बाहर निकाल दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दृष्टिबाधित थे। लेकिन iWay के समर्थन से उन्होंने हार नहीं मानी। उस अनुभव ने उनके लिए एक नया लक्ष्य जगाया, बैंकिंग में करियर। आज पिंकू लुधियाना के कैनरा बैंक में क्लर्क के रूप में काम करते हैं और वो सुनिश्चित करते हैं कि कोई और ऐसा अनुभव ना करे। अगर आप दृष्टिबाधित हैं या दृष्टिबाधिता से संबंधित किसी भी मार्गदर्शन की ज़रूरत है तो iWay हेल्प डेस्क पर कॉल करें। हमारा नंबर है 8800004334 यानी 8800004334। धन्यवाद।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, खबर सुनते हैं एमपी के दमोह से। दमोह जिले की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब पूर्व भाजपा विधायक सेनाबाई अहिरवाल के पति सेवक राम ने कोर्ट में गुजारा भत्ता देने की अर्जी दाखिल कर दी। सेवक राम का आरोप है कि उन्होंने ही अपनी पत्नी को राजनीति में लॉन्च किया, लेकिन विधायक बनने के बाद उन्होंने पति को नजरअंदाज कर दिया और साल 2000 में बिना तलाक लिए छोड़कर सागर में रहने लगी। सेवक राम दिव्यांग है और आर्थिक तंगी में जीवन गुजार रहे हैं। उन्होंने कुटुंब न्यायालय में हर माह 25,000 रुपए के भत्ते की मांग की है। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार करते हुए पूर्व विधायक को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोस्तों, ये मामला अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन रहा है। दोस्तों, सेवक राम का ये दावा है कि उन्होंने ही सोनाबाई को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया और उनके लिए भोपाल दिल्ली तक दौड़ धूप की। इस प्रयास का नतीजा रहा कि 2003 में भाजपा ने सोनाबाई को टिकट दे दिया और वे जीतकर विधायक बनी। उस समय राज्य में उमा भारती के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी थी और सोनाबाई को उमा भारती की करीबी बताया जा रहा था। लेकिन विधायक बनने के बाद सेवक राम के अनुसार सोनाबाई का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। बड़े नेताओं से जुड़ाव के बाद उन्होंने पति को तवज्जो देना कम कर दिया और आखिरकार 2009 में बिना तलाक लिए ही उन्हें छोड़ दिया। वर्तमान में सोनाबाई सागर में एक आलीशान मकान में रह रही हैं, जबकि सेवक राम दमोह में जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रही हैं। सेवक राम ने कहा है कि वे दिव्यांग हैं और अब मेहनत करने की स्थिति में नहीं रहे। ऐसे में जीवन बसर करने के लिए उन्हें अपनी नेता पत्नी से उम्मीद है। उन्होंने बताया कि सोनाबाई के पास संपत्ति, गाड़ियां और विधायक पेंशन की सुविधा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी पलटकर नहीं देखा। सेवक राम के वकील नितिन मिश्रा ने बताया कि कोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली है और पूर्व विधायक को नोटिस जारी किया है। कोर्ट में पेश होकर सोनाबाई को अपना पक्ष रखना होगा, जिसके बाद अदालत तय करेगी कि गुजारा भत्ता कितना और किस आधार पर मिलेगा। फिलहाल सोनाबाई बस इस पूरे मामले में चुप है और मीडिया के सवालों से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन ये मामला अब केवल पारिवारिक नहीं रहा, बल्कि एक महिला नेता की जिंदगी और उसके राजनीतिक सफर का अहम मोड़ बन रहा है। दोस्तों, खबर सुनते हैं मदुराई से। यहाँ से एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है, जहाँ पर गवर्नमेंट राजाजी हॉस्पिटल यानी GRH हॉस्पिटल के एक डॉक्टर पर श्रवण बाधित महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। इस घटना के विरोध में तमिलनाडु एसोसिएशन फॉर द राइट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड एंड केयर गिवर्स टैराडैक ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। टैराडैक के जिला सचिव ए बालामुरुगन ने बताया है कि लक्ष्मी नाम की एक महिला ने GRH में ऑडियोग्राफी का टेस्ट करवाया था, जिसमें उसे 68% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र दिया गया। लेकिन एक निजी अस्पताल में जांच कराने पर उसकी दिव्यांगता 100% बताई गई। जब लक्ष्मी ने GRH डॉक्टर को ये जानकारी दी तो उन्होंने कथित रूप से अपमानजनक और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए निजी रिपोर्ट को खारिज कर दिया। बालमुरुगन ने ये भी बताया कि ये कोई एकल मामला नहीं है। कई बार दोनों पैर खो चुके व्यक्तियों को भी सिर्फ 60% या 65% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र दिया गया है, जिससे उन्हें मिलने वाली सरकारी सहायता प्रभावित हो रही है। उदाहरण के तौर पर 75% से अधिक दिव्यांगता पर 2,000 रुपए की सहायता मिलती है, लेकिन उससे कम पर केवल 1,500 रुपए की सहायता मिलती है। यानी कि 1% की गड़बड़ भी आर्थिक रूप से भारी पड़ सकती है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि स्थायी रूप से दिव्यांग व्यक्ति को भी टेम्पररी सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसे कि हर 2 साल में रिन्यू करना पड़ता है। टैराडैक ने डॉक्टरों के खिलाफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी राइट्स एक्ट 2016 के तहत कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाना जरूरी है, ताकि आगे किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को अपनी गरिमा के लिए संघर्ष न करना पड़े। दोस्तों, खबर सुनते हैं मुंबई से। मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हाल ही में समाप्त हुआ वेस्ट जोन रीजनल ओलंपिक्स 2025 और ये कोई आम प्रतियोगिता नहीं थी।
इसे कहते हैं वर्क स्किल्स ओलंपिक्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। चारों राज्यों यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और गोवा से आए थे 67 प्रतिभागी और 15 से भी अधिक स्किल्स में उन्होंने अपनी क्षमता का जोरदार प्रदर्शन किया। चाहे बात हो इंजीनियरिंग डिजाइन की, केक सजाने की या फिर क्रोशे वर्क, पेंटिंग जैसे पारंपरिक हुनर की, हर क्षेत्र में कमाल की प्रतिभा देखने को मिली। 26 प्रतिभागियों ने जीत हासिल की, जिनमें के 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल थे। अब ये विजेता नवंबर में गुरुग्राम में होने वाले नेशनल ओलंपिक्स के लिए तैयार है, जहां से अगला कदम होगा 2027 के इंटरनेशनल ओलंपिक्स इन फिनलैंड। सूरत की रूपा धनजीबाई ने आईसीटी इंजीनियरिंग डिजाइन में बाजी मारी। पुणे के कलाकारों ने क्रोशे और पेंटिंग कैटेगरी पर अपना कब्जा जमाया और मुंबई के काशिफ ने पैटिस्ट्री में गोल्ड जीतकर सबका दिल जीता। और सिर्फ प्रतियोगिता ही नहीं, जॉब फेयर भी यहाँ पर आयोजित किया गया था। जेप्टो, येस बैंक और बारबेक्यू नेशंस जैसे संस्थानों ने इसमें इंटरव्यू लिया ताकि ये हुनर पहचान पा सके, रोजगार पा सके। महेश भट्ट और पूजा भट्ट ने भी मंच साझा किया और एम्पावरिंग अदर्स इज द हाईएस्ट पर्पस, और समावेशन वहीं से शुरू होता है जहां हम अलग अलग क्षेत्रों को सम्मान देते हैं। तो ये बात सामने रखी। डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल, जो सार्थक और NAAI के पीछे की प्रेरणा है, ने सटीक शब्दों में कहा कि ये सिर्फ मेडल विजेता नहीं है, ये रियल वर्ल्ड के लिए तैयार है। अब भारत को भी तैयार होना होगा। दोस्तों, खबर सुनते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और श्री अरबिंदो सोसाइटी के बीच हुए MOU की। इन्होंने महत्वपूर्ण समझौता किया है, जिसका मकसद है दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना। इस साझेदारी के तहत प्रोजेक्ट इंक्लूजन की शुरुआत हुई है, जो रूपांतर प्रोग्राम के जरिए देश भर के शिक्षकों, काउंसलर्स और पुनर्वास विशेषज्ञों को समावेशी शिक्षा के लिए तैयार करेगा। इसमें खास बात यह है कि ट्रेनिंग मोबाइल ऐप और वेब प्लेटफॉर्म के जरिए दी जाएगी, यानी कि अब देश के सबसे दुर्गम इलाके जैसे कि लेह तक भी ये पहल पहुंच सकेगी। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के सेक्शन 16, 17 और 47 को जमीन पर उतारने की ये कोशिश हो रही है, यानी कि अब शिक्षा के दरवाजे सिर्फ खुले नहीं होंगे, वो सुलभ और सहज भी बन पाएंगे। साथ ही साथ शिक्षण विधियों में नवाचार, रिसर्च डेवलपमेंट और लोकल स्तर पर समाधान विकसित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि हर बच्चे तक पहुंच की बात सिर्फ दस्तावेजों तक सीमित न रहे। सरकार इसे आजादी का अमृत महोत्सव की भावना से जोड़ रही है, और बात है भी कुछ ऐसी। जब शिक्षा सिर्फ कुछ लोगों का अधिकार न रहे, हर बच्चे का स्वाभाविक हक बन जाए, तभी तो सशक्त भारत की नींव रखी जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर, जहां पर हम सुन रहे हैं डिसेबिलिटी जगत से आती तमाम लेटेस्ट खबरें और साथ ही साथ जॉब अलर्ट्स और इवेंट अलर्ट्स भी। अब प्रोग्राम में समय हो चुका है हमारे प्यारे से सेक्शन का, जिसका नाम है DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन। दोस्तों, इस सेक्शन के तहत हम जानकारी लेते हैं डिपार्टमेंट के माध्यम से की गई अलग अलग पहलों के बारे में, अलग अलग इनिशिएटिव्स के बारे में। साथ ही साथ डिपार्टमेंट भी हमें याद दिलाते रहते हैं अलग अलग छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में और पुरस्कारों के बारे में, ताकि समय रहते इनसे जुड़ा जा सके। तो ऐसी ही अपनी पहली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना 2025-26 के बारे में। लिखते हैं बदलाव की ओर एक कदम, शिक्षा से सशक्तिकरण, दिव्यांग जनों के लिए नया उजाला। अब दिव्यांग छात्र छात्राओं के सपनों को मिलेगी नई उड़ान। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और उच्च शिक्षा छात्रवृत्तियों के जरिए डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज MSJE द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आत्मनिर्भरता और उज्जवल भविष्य का संबल प्रदान किया जा रहा है। ये छात्रवृत्ति सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि हर दिव्यांग विद्यार्थी के लिए शिक्षा के पथ को सरल और समावेशी बनाने का सशक्त माध्यम है। दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 31 अगस्त 2025 और पोस्ट मैट्रिक श्रेणी के लिए
अंतिम तारीख है 31 अक्टूबर 2025। आप अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो वेबसाइट भी डिपार्टमेंट ने शेयर की है, इसे फटाफट नोट कर लीजिए, scholarships.gov.in। याद रहे scholarships.gov.in। बढ़े चलते हैं और पढ़ते हैं डिपार्टमेंट की अगली पोस्ट, जो कि है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में। एक ग्राफिक के माध्यम से इस स्कीम के बारे में पोस्ट करते हुए डिपार्टमेंट लिखते हैं, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी ELI रोजगार सृजन के नए युग की शुरुआत। 1 परिव्यय, 2 3.5 करोड़ से भी अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहन, 3 पहली बार नौकरी में आने वालों को 1 महीने का वेतन 2 किश्तों में 15-15 हजार रुपए तक मिलेगा, और 4 प्रत्येक नए रोजगार सृजन पर नियोक्ताओं को 2 वर्ष तक प्रति माह 3,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। विनिर्माण क्षेत्र के लिए ये प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक जारी रहेगा। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को, जिसका नाम है ELI यानी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये एक ऐतिहासिक योजना है जिसमें अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, पहली बार नौकरी में आने वालों को प्रोत्साहन दिया जाता है, विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं गवर्नमेंट का कोई भी पेज, फेसबुक, लिंक्डइन या यूट्यूब के माध्यम से, या फिर आप विजिट करें www.labor.gov.in पर। याद रहे www.labour.gov.in पर। ये जानकारी हमारी तरफ तलब करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। दोस्तों, आइए बढ़े चलते हैं अगली पोस्ट के माध्यम से इस खबर की तरफ, जिसमें डिपार्टमेंट बताते हैं कि फिल्म व्याख्या के लिए यानी कि मूवी इंटरप्रिटेशन के लिए ISL फिनिशिंग स्कूल कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। ISL RTC ने यूनिकी के सहयोग से फिल्म व्याख्या के लिए पहले ISL फिनिशिंग स्कूल कार्यक्रम का गौरवपूर्वक उद्घाटन किया, जो कि मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में सुनने में और बोलने में अक्षम दुभाषियों को पेशेवर रूप से प्रशिक्षित करने की एक अग्रणी पहल है। दोस्तों, इस कार्यक्रम के तहत ली गई तमाम तस्वीरें डिपार्टमेंट ने इस पोस्ट के साथ साझा की हैं, जिसमें के मान्यवरगण इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं। साथ ही कई श्रवण बाधित और मूक विद्यार्थी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए नजर आते हैं। बढ़े चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ, जिसके माध्यम से डिपार्टमेंट याद दिलाते हैं सुगम्य भारत ऐप की। डिपार्टमेंट लिखते हैं, भारत सरकार की एक प्रमुख पहल #सुगम्य भारत ऐप को दिव्यांग जनों और वृद्ध नागरिकों के लिए एक अधिक स्मार्ट, सरल और सुलभ अनुभव प्रदान करने के लिए नया रूप दिया गया है। नए संस्करण में एक अधिक समावेशी और उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस, AI संचालित चैटबॉट के माध्यम से रियल टाइम सहायता, सुगम्यता संबंधी पहलों पर परिपत्रों और सूचनाओं के साथ नियमित अपडेट्स और सरकारी योजनाओं और संसाधनों का निर्बाध एकीकरण शामिल है। इन सुधारों के साथ ही ये ऐप सभी के लिए सुगम्यता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके पश्चात डिपार्टमेंट याद दिलाते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के नामांकनों की। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के नामांकन अब खुल चुके हैं। आप ज्यादा जानकारी पा सकते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर, यानी कि www.awards.gov पर। यहाँ पर आप ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन भेज सकते हैं। अंतिम तारीख है 15 जुलाई 2025। अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं, नई दिल्ली में 54 किलोवाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का आज विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने उद्घाटन किया। और ये सौर ऊर्जा संयंत्र संस्थान में ग्रुप लैंग्रिड इंडिया के सहयोग से स्थापित किया गया है, जो कि पर्यावरण संरक्षण और अक्षुण्ण ऊर्जा को
प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस अवसर पर विभाग के उप महानिदेशक श्रीमती रुचा शंकर, संस्थान के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र शर्मा और ग्रुप लैंड ग्रिड इंडिया की उपाध्यक्ष सुश्री आबिदा अनीज उपस्थित थीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि सौर ऊर्जा संयंत्र का ये उपयोग पर्यावरण के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये संयंत्र न केवल संस्थान की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि आर्थिक बचत के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा। उन्होंने ग्रुप लैंड ग्रिड इंडिया के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ये पहल अन्य संस्थानों को हरित ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। ये सौर ऊर्जा संयंत्र न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि भारत सरकार के स्वच्छ ऊर्जा मिशन को साकार करने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो दोस्तों, ये तो था आज का DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन। आपको ये सेक्शन कैसा लगता है? क्या इससे मिल रही जानकारी से आप लाभान्वित होते हैं या नहीं होते, या इस पर कोई चर्चा की जाती है? इसके बारे में हमें जरूर लिख भेजें ताकि हमें ये पता चले कि हमारे प्रयास सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं, और ये आप तक पहुंच रहे हैं, आप इसका कोई लाभ उठा पा रहे हैं या नहीं। अपनी सूचनाएं, अपने सुझाव हमें जरूर लिख भेजें। आप हमें लिख सकते हैं YouTube के कमेंट सेक्शन में भी। तो दोस्तों, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आज यहीं तक। जाने से पहले सुनते जाइए आज के शो की हेडलाइंस। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों को निम्न मानक जीवन शब्द देने वाले विनियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर मांगा जवाब। दिव्यांग और एसिड अटैक सर्वाइवर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, KYC को लेकर होंगे बदलाव। GRH डॉक्टर द्वारा दिव्यांग महिला के साथ दुर्व्यवहार का आरोप, टैराडैक ने की कार्रवाई की मांग। सुनेंगे 3 बड़े बड़े इवेंट्स की घोषणा। सुनेंगे NFB जॉब अलर्ट्स। जिसे विधायक बनाया उसी ने तोड़ा रिश्ता, दिव्यांग पति ने कोर्ट में लगाई गुहार। PM मोदी से गरीब बच्चे की गुहार, कहा 17 करोड़ का इंजेक्शन लगवा दे सरकार। टैलेंट को सहानुभूति नहीं, प्लेटफॉर्म दीजिए। मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ वेस्ट जोन रीजनल ओलंपिक्स 2025। DEPWD और अरबिंदो